सबों का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जे मां शारदी यूट्यूब चैनल एंड कोचिंग सेंटर में। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप हमारे द्वारा तैयार किया गया, हमारे द्वारा यूट्यूब पर अपलोड किए गए वीडियो एसएसटी का सेट 1 का आप पूरी तरह से इसे देख लिए होंगे, याद कर लिए होंगे। अब आप लोग हमारे इस वीडियो पर सेट 2 देखने के लिए हाजिर हो चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन सेक्शन को। और हम सबों को आप सबों को हम बताना चाहेंगे कि आप सभी इस निर्देश को अब भली भांति सेट 1 में ही समझ गए होंगे। तो चलिए इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और बढ़ते हैं सीधा अपने मिशन की ओर। और हम सबों का यानी 450 प्लस करने का टारगेट है। तो चलिए इसमें जो हम प्रश्न लेकर आए हैं बिल्कुल टोटल ऑप्शन के साथ। तो आप सब इसमें क्या करना है, सिर्फ वीडियो को देखना और सुनना नहीं है, आप खुद से इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, फिर इसका मिलान कीजिएगा। तो चलिए ना स्टार्ट करते हैं इस बेहतरीन सेक्शन को, एक जोरदार सेक्शन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम सबों के स्क्रीन पर हाजिर है। क्या प्रश्न है कि 1789 में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? तो लुई सोलिवा का। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो आंसर मारिएगा 1789। लेकिन जब पूछा जाए कि 1789 ईस्वी में जब फ्रांस की क्रांति हुई थी उसमें वहाँ का राजा कौन था? तो लुई सोलिवा था। लुई सोलिवा था। कौन था? लुई सोलिवा था। अगला है द स्पिरिट ऑफ लॉ पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन दिया गया है वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, दिदरो, रूसो। तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर क्या होने वाला है? तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन नंबर ख। इट इज राइट आंसर दिस क्वेश्चन। अगला है जो मस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह कथन किसका है? जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ऑप्शन नंबर क मेटरनिक, दूसरा मेजेनी, तीसरा विस्मार्क, चौथा रूसो। तो इसका सही आंसर होने वाला है मेटरनिक, ऑप्शन नंबर क। क्या? मेटरनिक। क्या सही आंसर है? मेटरनिक। जानी जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह बात मेटरनिक ने कहा था। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? हमने पहले बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में ही कि जर्मनी का एकीकरण 1871 में हुआ था। और जर्मनी जो था वह कई भागों में बंदरबाट हो चुका था और इसे पुनः यहाँ शांति व्यवस्था कायम करने के लिए बहुत जोरों से संघर्ष करना पड़ा। और संघर्ष करने के अंत में 1771 ईस्वी को जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। अगला है कि फ्रेडरिक चार्जियू कौन थे? तो फ्रेडरिक चार्जियू जो थे वह फ्रांसीसी चित्रकार थे, आज जर्मनी दार्शनिक थे, ऑस्ट्रेलिया का इतिहासकार था, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। तो इसका सही आंसर होने वाला है फ्रांसीसी चित्रकार थे। और आप सब बताइएगा कि अब फिलहाल में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन है? बहुत ही चर्चे में था कुछ समय पहले। तो बिल्कुल आप सब कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? क्या मेरे प्यारे बच्चों, अब गांधी जी को पहचानते हैं ना, उनका जन्म कब हुआ था? मारिए कमेंट में तुरंत, देखते हैं आपके पास कितना नॉलेज है। चलिए आगे प्रश्न हम लोगों के पास है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? ऑप्शन है 1870 ईस्वी, 1875, 1880 और घ का ऑप्शन है 1893। तो हम सबों के लिए सही आंसर होने वाला है 1893 ईस्वी को वे कहाँ गए थे? तो 1893 ईस्वी को वे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। अगला है कि चोरी चोरा में हिंसात्मक घटना कब हुई थी? तो ऑप्शन दिया 5 जनवरी 1922, 8 नवंबर 1924, 10 फरवरी 1927, 9 अप्रैल 1930। तो इसका सही आंसर होने वाला है 5 जनवरी 1922 को। अगला है कि रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो रोलेट एक्ट जो कानून था 1919 ईस्वी को जारी हुआ था, पारित हुआ था। अगला है कि वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? ऑप्शन है आनंद मठ, गीतांजलि, गीता रहस्य, हिंद स्वराज। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है, इसका सही आंसर होगा क्या होगा? तो आनंद मठ, ऑप्शन नंबर क। अगला है बापू किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो बापू के नाम से महात्मा गांधी जी को जाने जाता था, ठीक है। इसे राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। अगला है
करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ही ने दिए थे। अगला है समाप्यता के आधार। अब हम लोग प्रवेश कर चुके हैं भूगोल की दुनिया में। समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो समाप्यता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के, जैव और अजैव। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? ऑप्शन पंजाब, उत्तर प्रदेश का मैदान, हरियाणा, उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, मतलब उत्तराखंड। उत्तराखंड में सीढ़ीदार खेती की जाती है। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ऑप्शन दिया है लाल एवं पीली मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ और ज्वारीय। तो इसका सही आंसर होने वाला है जलोढ़ मिट्टी, जो बहुत ही उपजाऊ होती है। ठीक है, और यह इसे दो भागों में बांटा गया है, खांदर और बांगर में। ठीक है, चलिए किस मृदा को रेंगर या सौता जुताई वाली मृदा कहते हैं? ऑप्शन नंबर क है काली, दूसरा है जलोढ़ और तीसरा है लाल, चौथा लेटेराइट। तो इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है वह काली मृदा होगा। क्या होगा? काली मृदा, जो सौता जुताई वाली मृदा के नाम से भी जानी जाती है। इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है? ऑप्शन क संयुक्त वन प्रबंधन, चिपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन, वन्य जीव पशुपालक या परिसीमन। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर होने वाला है वन्य जीव पशुहार का परिसीमन। अगला है भारत जैव विविधता में समृद्ध देश है। विश्व की कितनी प्रतिशत उपजातियां भारत में पाई जाती है? ऑप्शन ए क 8%, ख 16%, ग 32%, घ 1%। तो 8% उपजातियां हमारे देश भारत में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वन्यजीव लक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1972। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप वीडियो को यहीं छोड़ के भागिएगा ना तो आपको एग्ज़ाम छोड़ के भी भागना पड़ेगा, क्योंकि हमने बिल्कुल इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लेकर हाजिर हूँ। और किसके लिए? आप लोगों के बेहतर मार्क्स के लिए, ये अपने के लिए नहीं, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको इस वीडियो देखने के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा है, ना ही आपको कहीं जाना पड़ रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बहुउद्देशीय नदी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? ऑप्शन क महात्मा गांधी, दूसरा लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे। तो किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने कहे थे। अगला है दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो हम सभी जानते हैं कि दामोदर नदी कहाँ है? झारखंड में। तो इसके आधार पर भी हम कह सकते हैं कि यह जो घाटी है, दामोदर नदी घाट परियोजना घाटी जो है वह झारखंड में ही है। सरदार सरोवर बांध के कौन सा राज्य प्रभावित होता है? यानी जब सरदार सरोवर बांध बनाया गया तो कौन सा राज्य को नुकसान हुआ? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, इनमें से सभी। तो सभी को लिया, यानी यहाँ से सभी को कुछ ना कुछ नुकसान हुआ और वही बात पर उन लोगों को फायदा भी हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सबों के बीच में है कि औसत आय क्या? औसत आय समझ रहे हैं ना, जिसको बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय की गणना किस प्रकार की जाती है? ऑप्शन क देश की कुल आय बटे देश की कुल जनसंख्या, यानी देश की कुल आय को भागा देते हैं देश की कुल जनसंख्या से। क्या? दूसरा है देश की कुल आय, यानी देश की कुल आय से गुना क्या आता है? देश की कुल जनसंख्या को। क्या? अगला है देश की कुल आय जोड़, और इसमें जोड़ते हैं देश की कुल जनसंख्या। क्या? देश की कुल आय क्या घटाना पड़ता है देश की कुल जनसंख्या? क्या? तो अगर प्रति व्यक्ति आय निकालना है तो स्वतः है, समझ लीजिए, अगर मान ले किसी परिवार में 5 व्यक्ति है और पाँचों मिलकर एक महीना 50,000 कमाता है, तो क्या इसको गुना करना पड़ेगा? नहीं ना, सरल से बात को भागा देंगे। 5 के 5, 5 है 50, यानी 10,000 कमाता है, तो इसी से प्रति व्यक्ति आय निकलेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क, यानी देश की कुल आय, यानी देश में कितने पैसा कमाता है और देश में कितने लोग हैं, उससे भागा दे देंगे। ठीक है, विभिन्न देशों के वर्गीकरण करने के लिए विश्व बैंक किस मापदंड का प्रयोग करता है? ऑप्शन नंबर क प्रति व्यक्ति आय, ख मानव विकास सूचकांक, ग
सकल घरेलू उत्पाद, घ जनसंख्या। तो इसका सही आंसर होने वाला है प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। अगला है नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। तो हम सभी जानते हैं कि नवीकरणीय संसाधन उसे कहते हैं जिसको हम पुनः तुरंत नया कर सकते हैं। तुरंत क्या कर सकते हैं? नया कर सकते हैं। तो क्या जब कोयला एक बार खत्म हो जाए तो तुरंत इसको अपना घर में बना सकते हैं क्या? नहीं ना, इसको बनने में लाखों हजारों साल लगते हैं। पेट्रोल का भी वही बात है, लाखों हजारों साल लगता है। जनसंख्या तुरंत आदमी उत्पन्न नहीं हो सकता है, लेकिन जल जो है वह क्या है? नवीकरणीय संसाधन है कि वह खत्म होगा तुरंत फिर वह आ जाती है, शव आ जाता है। लोगों के विकास के लक्ष्य क्या होते हैं? क्या भारत में जितने भी लोग होते हैं, चाहे आपके गांव में जितने भी लोग हैं, क्या विकास का सबके पास एक ही लक्ष्य होता है क्या? समान तो नहीं होता है, भिन्न या परस्पर विरुद्ध, बिल्कुल सबका अलग अलग। कोई कहेगा कि यहाँ कुआं बनाएंगे, कोई कहेगा नहीं बनाएंगे, यानी सबका अलग अलग लक्ष्य होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है कि रामू एक किसान है, ठीक है, जिसने अधिशेष गेहूं को आटा मिल के मालिक को 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा। यानी रामू ने गेहूं उत्पादन किया, 10 किलो दुकान में ले जाकर बेच दिया। मिल मालिक ने बिस्कुट कंपनी को आटा 15 प्रति किलोग्राम, अब ये दुकानदार दिया किसमें? कारखाना में 15 टके किलो, ठीक है, कोई दिक्कत? बिस्कुट कंपनी ने आटे के साथ चीनी, अब इसमें क्या मिलाया? गेहूं में चीनी मिलाया, तेल मिलाया, उसके बिस्कुट बनाया, 4 पैकेट बनाई और बाजार में उपभोक्ताओं को 80 रुपये में 20 रुपये प्रति पैकेट बिस्कुट बेचा। सरल घरेलू उत्पाद की गणना में उपयुक्त में से किस वस्तु को मूल्य लिया जाएगा? तो इसमें सब जोड़ के लेगा, यानी हम लोग इसमें बिस्कुट का दाम लेंगे, चीनी कितना खर्चा हुआ, तेल कितना गया है, और टोटल गेहूं, सबका मूल्य मिलाकर बिस्कुट में ऐड करेंगे। अगला है विनिर्माण की प्रक्रिया किस क्षेत्रक का भाग है? तो विनिर्माण की जो प्रक्रिया है वह द्वितीयक क्षेत्रक का भाग है। अगला, अनीता एक साड़ी की दुकान में काम करती है जहां संवैधानिक अवकाश का कोई प्रावधान नहीं, यानी प्राइवेट में, जबकि सीता एक सरकारी अस्पताल में नर्स है जहां उसे वर्ष के कुछ दिन संवैधानिक अवकाश मिलता है। इन दोनों में से किसका कार्य संगठित है और किसका असंगठित? जो प्राइवेट में थी अनीता का असंगठित है और सीता सरकारी काम में थी तो यह संगठित है। अगला है अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य होता है पहले से ही शामिल, बाद में शामिल, शामिल नहीं, ऊपर में से कोई नहीं, तो पहले से ही शामिल होता है। अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब अस्तित्व में आया था, जिसको मनरेगा भी कह सकते हैं? तो ऑप्शन 2005 में, अगला है 2006 में, 2007, 2008। तो सही आंसर होगा 2005 में, जिसको मनरेगा के मजदूर मेट के नाम से भी आता है। और इसके तहत किसी व्यक्ति को 1 वर्ष में 100 दिन काम देने की गारंटी होती है। अगर काम नहीं मिलता है सरकार उसे घर बैठा कर ही पैसे देती है। अगला है भंडारण को किस क्षेत्रक में शामिल किया जाता है? तो भंडारण को तृतीयक में, क्यों? क्योंकि यह सेवा दे रहा है। प्राथमिक क्रिया में किसी चीज़ का उत्पादन किया जाता है, द्वितीय क्रिया में प्राथमिक क्रिया से प्राप्त वस्तु से कोई नई वस्तु बनाया जाता है, और तृतीयक में सेवा प्रदान किया जाता है। तो इसलिए यह तृतीयक क्रियाएं होगी। अगला है संघीय शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन असत्य यानी कौन गलत है? देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना, क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करना, विभिन्न स्तर की सरकारों की भी सत्ता का बंटवारा, अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकार की व्याख्या अधिकार ना होना। इसका सही आंसर होगा अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या का अधिकार होना। नेक्स्ट प्रश्न है कि बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वालों की संख्या कितनी प्रतिशत थी? तो 40% था। अगला है श्रीलंका में तमिल को कब राजभाषा घोषित किया गया? कहाँ? श्रीलंका में। ऑप्शन नंबर 1956, 1958, 1960, 1962। तो 1956 में सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित किया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में कुल कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? तो कुल 22 भाषा को। कितने भाषा को? 22 को। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है यानी कौन सही नहीं है? भारतीय संघ और राष्ट्रपति, राज्य उपराष्ट्रपति, नगर निगम मेयर, ग्राम पंचायत सरपंच या मुखिया। तो इसमें जो राज्य और उपराष्ट्रपति सही नहीं है, इसका सही आंसर होने वाला है यानी ऑप्शन नंबर ख। अगला नेक्स्ट है कि सेवन पार्टी अलायंस सबदलीय गठबंधन का गठन किस देश में किया गया था? चीन, नेपाल, बोलिविया, श्रीलंका।
तो इसका सही आंसर होगा नेपाल यानी ऑप्शन नंबर ख। ऑप्शन नंबर ख। बोलिविया किस महादेश में अवस्थित है? तो जो बोलिविया है किस महाद्वीप में अवस्थित था? ऑप्शन दिया गया है अमेरिका, लातिन अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप। तो यह जो है वह लातिन अमेरिका में स्थित था। अगला है कि बोलिविया में युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? फेडकोर ने, सेवन पार्टी अलायंस ने, बामसेफ ने और नेशनल अलायंस फॉर पीसफुलमेंट ने। तो फेडकोर ने। किसने? फेडकोर ने। इनमें से कौन सा कथन असत्य यानी कौन गलत है? ऑप्शन नंबर क। राजनीतिक दल राजनीतिक पक्ष लेते हैं जबकि दबाव समूह राजनीतिक मसलों की चिंता नहीं करते। ख। दबाव समूह कुछ लोगों तक सीमित होते हैं जबकि राजनीतिक दल का दायरा ज़्यादा लोगों तक फैला रहता है। दबाव समूह सत्ता में नहीं आना चाहते जबकि राजनीतिक दल सत्ता हासिल करना चाहते हैं। दबाव समूह और राजनीतिक दल समान प्रकृति के हैं। तो बिल्कुल यही इसका सही आंसर है, क्योंकि दोनों का प्रकृति, दोनों का लेच, दोनों का मानना अलग अलग होता है, दोनों का उद्देश्य अलग अलग होता है। आपका लास्ट प्रश्न है कि नेपाल में SPA 7 पार्टी अलायंस ने किस अंतिम सरकार पर प्रधानमंत्री चुना था? गिरिजा प्रसाद कोइराला, राजा ज्ञानेंद्र, राजा वीरेंद्र, राजा महेंद्र। तो गिरिजा प्रसाद कोइराला को। तो इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल 40 प्रश्न को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। और मेरे प्यारे बच्चों अगर आप सबों को इस चीज़ का इन सभी प्रश्नों का PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं या इसमें अपना नंबर कमेंट कर सकते हैं। हम आपको इन 5 सेट का PDF आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे। तब तक जैन फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट यानी सेट 3 वाले वीडियो को लेकर हाजिर होते हैं।